Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and editorial analysis of 7th of May 2026. तो गाइज आज है तारीख 7 मई 2026 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है कीनिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, और कीनिया में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक है, लेक तुर्काना। प्लीज़ पढ़कर जाइएगा क्योंकि ये लेक धीरे धीरे करके सूख रही है, तो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो अच्छे से मैपिंग करिएगा कीनिया की। उसके बाद हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है अबाउट कीनिया। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। वैसे आज न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम अपने सेशन को रखते हैं सीरीज़ वाइज, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऊपर, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट नीचे, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट उससे नीचे। लेकिन आज का आखिरी वाला आर्टिकल बहुत काम का है, जहां पे हम थंबनेल रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस करेंगे, बोंगोज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी खबरें देखने को मिल रही हैं कि कीनिया के अंदर में बोंगोज लौट रहे हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग कीनिया के बारे में भी बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने फर्स्ट आर्टिकल के साथ में। द फर्स्ट आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट सेक्शन। इस आर्टिकल में दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ के बारे में। देखो इस बार प्रोबेबली, क्योंकि कोई 100% नहीं कह सकता बिल्कुल श्योरिटी के साथ में, लेकिन एक प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि इन्वेजिव स्पीशीज़ को लेकर कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है इस बार प्रीलिम्स के अंदर में, जो 24 मई को होगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने जनवरी में इन्वेजिव एलियन स्पीशी के बारे में डिस्कशन किया है, फिर उसके बाद में लास्ट ईयर सितंबर में कवर किया है, देन उसके बाद आपको याद होगा जुलाई में भी हम लोगों ने इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ के बारे में बात की है। तो एक आर्टिकल बेसिक तौर पे आज हमारे न्यूज़पेपर में बिल्कुल आखिरी वाला पेज है साइंस एंड टेक का, जिसको अक्सर आप सभी लोग छोड़ देते हैं। मैक्सिमम न्यूज़ एनालिसिस के वीडियोज़ में भी छोड़ दिया जाता है, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जानना होगा इन्वेजिव एलियन स्पीशीज एग्जैक्टली होती क्या है, एंड आज के समय पर ये भारत के अंदर में इन्वेजिव एलियन स्पीशी का संकट बढ़ा क्यों, रीज़न क्या था, और हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए फ्यूचर को देखते हुए, वो यहाँ पर समझाया गया है। तो इस आर्टिकल में पहले हमें समझना होगा कि ये डिस्कशन किस चीज़ के बारे में बात करता है। ये बात करता है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ के बारे में। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ कौन सी होती हैं दोस्तों? ये वो उन प्लांट्स की प्रजातियाँ होती हैं जो भारत में नहीं पाई जाती, लेकिन किसी कारणवश इतिहास में, चाहे वो ब्रिटिशर्स हों, वो लेकर आए इंडिया के अंदर में। अब वो प्रजातियां पेड़ों की इतनी मैसिवली ग्रो हो रही हैं, इतनी तेजी से ग्रो हो रही हैं कि हमारे खुद के देश में पाए जाने वाले नेटिव प्लांट्स उनको ओवरटेक कर चुकी हैं। हमारे नेटिव प्लांट्स इतने बढ़िया से ग्रो नहीं हो पाते जितना इन्वेजिव स्पीशीज ग्रो कर रही हैं। तो बाहर से आई गई प्रजाति जो इंडिया में लेकर आई गई है, उसी को इन्वेजिव एलियन स्पीशी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब हो क्या रहा है, आज ये इन्वेजिव एलियन स्पीशी आर्टिकल कहता है क्या ये अकेली ऐसी प्रजातियां हैं जो भारत के एनवायरमेंट को लगातार डैमेज कर रही हैं? तो आंसर है नहीं। इसी आर्टिकल को यहाँ पर मेंशन किया गया है कि क्या यही इन्वेजिव स्पीशी है जिसकी वजह से एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है, केवल इन्हीं की वजह से? तो आंसर है नहीं। इवन आपने पढ़ा भी है, लगातार आप पढ़ भी रहे हैं कि आज हमारा एनवायरमेंट जो लगातार डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, उसके पीछे क्लाइमेट चेंज एक फैक्टर है, डिफॉरेस्टेशन एक फैक्टर है, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण बढ़ रहा है, पेड़ों की कटाइयाँ हो रही हैं। हमारे पास में गाय भैंस की इतनी सारी पॉपुलेशन है कि वो ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, तो वो ग्रास की जो कह सकते हैं कि नंबर्स हैं वो लगातार कम होते चले जाते हैं। एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन एक पर्टिकुलर टॉपिक आता है, ठीक है, कि भाई एग्रीकल्चर आज बहुत इंटेंस हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का हम बहुत मैसिव इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी मेन कारण है जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है। अकेले इन्वेजिव स्पीशी के ऊपर सब कुछ थोप देना कि इन्वेजिव स्पीशी की वजह से हमारा एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, तो वो सही नहीं होगा। ये मेन रीजन है। मेन रीजन आपके ये हैं, इन्वेजिव स्पीशीज तो बाद में आते हैं जो एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, उससे पहले आपके करे हुए बहुत सारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, यानी इंसानों के थ्रू की गई एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से एनवायरमेंट लगातार कह सकते हैं कि आज प्रॉब्लम में है। ठीक है, तो इन्वेजिव स्पीशीज का नंबर बाद में आता है, वो एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं बट बहुत कम। अब इन्वेजिव स्पीशीज क्या होती हैं बता दिया है मैंने, ये नॉन नेटिव स्पीशी हैं जो हमारे देश में नहीं पाई जाती हैं, जो बाहर से लेकर आई गई हैं। लेकिन आज ये हमारे देश की स्पीशीज के साथ में लगातार compete कर रही होती हैं, हमारे इकोसिस्टम को ये डिस्टर्ब कर रही होती हैं, एनवायरमेंट को और इकोनॉमिक सेक्शन को भी यहाँ पर ये स्पीशीज लगातार डैमेज कर रही होती हैं। जैसा आपने देखा होगा कई सारी झीलों के ऊपर में जो वाटर हेसिंथ होता है ये जम जाता है, और वाटर हेसिंथ भी एक हमारी इन्वेजिव स्पीशी है। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
इससे कई बार झीलों को सफाई करने के लिए बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, तो ये इकोनॉमिकल डैमेज वगैरह भी प्रोवाइड करवाता है। अब इन्वेजिव स्पीशी की जब बात आती है तो भारत में 3 ऐसी इंपॉर्टेंट इन्वेजिव स्पीशीज हैं जिसकी चर्चाएं अक्सर होती हैं, और एग्जामिनेशन में इनमें से 2 के बारे में पूछा जा चुका है। अच्छे से आप पढ़ना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आप लोगों से भी छोटा सा टेस्ट लूंगा, देखूंगा कि आप यहाँ पर कितने अच्छे से सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है दोस्तों प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, दूसरी है लेंटाना कैमेरा, और तीसरा है सेना स्पेक्टेबिलिस। फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ये तो अभी रिसेंटली हमने पढ़ा भी था, फिर है लेंटेना कैमेरा, और तीसरा है सेना स्पेक्टेबिलिस। ये 3 स्पीशीज़ हैं जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ हैं। एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, नीचे इनमें से नाम दिए जा सकते हैं कुछ, और पूछा जाएगा बताओ इनमें से इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ कौन सी हैं, तो नाम आपको पता होना चाहिए। अब ये मैंने क्लैरिटी आपको दे दी है इन्वेजिव एलियन स्पीशी के बारे में। इसमें कुछ और स्पीशीज़ अगर आप लोग देखोगे तो वाटर हिसिंथ एक हो जाती है, लेंटेना और ब्लैक रेट, ये सेकंड एंड थर्ड मोस्ट वाइड स्प्रेड इन्वेडर्स हैं जो दुनिया भर में फैल रहे हैं। सबसे नंबर 1 पे जो आज के समय पर ये आक्रामक प्रजाति जो दूसरे देशों में फैल रही है वो वाटर हिसिंथ है। ये टॉप ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशी है। भारत में भी वाटर हिसिंथ बहुत देखने को मिलता है। ये प्लांट झीलों के ऊपर में लगातार ग्रो करते हैं। फिर लेंटेना ब्लैक रेड, ये आप देख पाओगे सेकंड थर्ड मोस्ट इन्वेजिव इन्वेडर्स हैं, याद रखिएगा। ये भी दुनिया भर में बहुत सारे कंट्रीज को परेशान कर रहे हैं। क्या ये इन्वेजिव स्पीशी केवल प्लांट्स ही होंगे? नहीं, इन्वेजिव स्पीशी में कोई भी एनिमल भी हो सकता है जो बाहर से आया है, हमारा नेटिव नहीं है, हमारे देश से बिलोंग नहीं करता। तो एनिमल भी हो सकता है और प्लांट की स्पीशी भी इन्वेजिव स्पीशी हो सकती है। ठीक है, इसमें जैसे कुछ और इन्वेजिव स्पीशी जो लास्ट टाइम में न्यूज़ में रहे हैं, इसमें अफ्रीकन कैटफिश है, नाइल तिलापिया है, रेड बिलाइड पिराहाना है, फिर एलिगेटर गार है। ये डोमिनेट कर रहे हैं भारत के इन्वेजिव वाइल्ड फायर की लिस्ट को। यानी भारत के अंदर में इन्वेजिव स्पीशीज़ की जो पर्टिकुलर लिस्ट है उसमें डोमिनेशन हमको देखने को मिलता है इन कुछ इन्वेजिव स्पीशीज़ का। आई होप ये भी क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। ठीक है, ये सब इन्वेजिव स्पीशीज़ के बारे में कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स यहाँ पर मेंशन करे गए। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बताओ, एक रिपोर्ट आती है जिस रिपोर्ट को हम बोलते हैं IPBES। इसका फुल फॉर्म एग्जैक्टली क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस। 2023 की रिपोर्ट ये कहती है कि 37,000 एस्टेब्लिश एलियन स्पीशीज़ हैं दुनिया भर में, जिसमें मतलब सालाना नई नई प्रकार की जो एलियन स्पीशीज़ है वो एडअप होती रहती हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर याद रखना है, जो कॉमनली जो अक्सर न्यूज़ में रहती है इन्वेजिव स्पीशी में, इसमें आपका वाटर हिसिंथ हो गया, लेंटाना हो गया, ब्लैक रैट हो गया, ब्राउन रैट हो गया, हाउस माउस हो गया, ये सब इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं। अब इन्वेजिव स्पीशीज से रिलेटेड एक पर्टिकुलर ग्रुप आता है, एक रिपोर्ट आती है IPBES, जो मैंने आपको ऊपर फुल फॉर्म बताया। ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसको बनाया गया था ताकि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग यहाँ पर जो साइंस पॉलिसी इंटरफेस है इसको थोड़ा मजबूत कर सकें, यानी कि अपने एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा रिसर्च हम लोग कर सकें। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी इन्वेजिव स्पीशीज से थोड़ा सा रिलेटेड भी है, और इन्वेजिव स्पीशीज़ की जो पर्टिकुलर लिस्ट है उसको भी लेकर आता है या IPBES। तो ये रिपोर्ट यहाँ पर इससे रिलेटेड है, ये हम लोगों ने डिस्कशन किया। बाकी आज के समय पर जो करंट IAS यानी इन्वेजिव स्पीशीज़ की बात करेंगे तो ये कुछ कॉमन स्पीशीज़ हैं जो ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एंड द क्वेश्चन इज, क्या ये इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ ये अकेली प्रॉब्लम नहीं है? नहीं भाई, ये अकेली प्रॉब्लम नहीं। अकेली प्रॉब्लम कैसे हो जाएगी? इसको मैनेज किया जा सकता है। प्रॉब्लम यह है कि भाई दूसरे और भी फैक्टर्स के ऊपर में ध्यान दो। सब कुछ इन्वेजिव स्पीशी के ऊपर मत डाल दो कि इससे एनवायरमेंट नुकसान हो रहा है या एनवायरमेंटल डिसरप्शन हो रहा है। पहले आपको ध्यान देना होगा इन वाले फैक्टर्स पे। पेड़ों की कटाई हम लोग कर रहे हैं, ग्रेजिंग प्रेशर ह्यूमंस के थ्रू किया जा रहा है, माइनिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, फायर सप्रेशन, केमिकल पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से इकोसिस्टम ऑलरेडी डैमेज कर दिया गया है। ये इन्वेजिव एलियन स्पीशी तो यहाँ पर जगह जगह पे स्प्रेड हो रही हैं, उस जगह पे फैलती चली जा रही हैं जिसको ऑलरेडी ह्यूमंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इनके ऊपर यहाँ पर ये केवल ये चीज़ डाल देना कि इनकी वजह से एनवायरमेंट डिसरप्शन हो रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत होगा। आई होप आपको ये भी क्लैरिटी मिल चुकी है, क्योंकि कुछ और फैक्टर्स यहाँ पर बोले गए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में लाइव स्टॉक प्रेशर बहुत ज़्यादा है भाई। इंडिया में जो कैटल की पॉपुलेशन है या गाय भैंसों की आप पॉपुलेशन देखोगे तो वो लगभग 500 मिलियन के आसपास है, जिसकी वजह से एक हैवी ग्रेजिंग प्रेशर डलता है हमारे ग्राउंड्स के ऊपर में। जंगलों में वो गाय भैंसें चरेंगी, है ना, कॉमन एरियाज़ में यहाँ पर चरेंगी। फिर जो पेलेटेबल प्लांट्स होते हैं ये बहुत तेज़ी से यहाँ पर खाए जाते हैं। तो बचते कौन से हैं? कुछ ऐसे प्लांट्स बचते हैं जो केमिकली प्रोटेक्ट कर रखे हैं। तो ऐसा एनवायरमेंट ही हमने बना दिया है जिससे इन्वेजिव स्पीशी पनपे। तो इन्वेजिव स्पीशी को जगह मिल जाती है उस जगह पर पनपने की, तो वो बढ़िया तरीके से पनपती हैं और उसके बाद में वो ग्रो करना शुरू कर जाती हैं। बस ये एग्जैक्टली यहाँ पर देखने को मिलेगा।
फिर आता है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन, रोल ऑफ फर्टिलाइजर एंड नाइट्रोजन लोडिंग। एक और इम्पैक्ट है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू किया जा रहा है कि भाई इंडिया आज के समय पर 35 से 40 मिलियन टन यूरिया का हर साल यूज़ कर रहा है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में, खेतों के अंदर में। लेकिन उसमें से ढेर सारा नाइट्रोजन रिलीज होता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बहुत तेजी से इकट्ठा होता चले जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या होता है, जो भी बहुत सारी स्पीशीज हैं जिनको नाइट्रोजन से फायदा मिलता है वो ग्रो करनी शुरू कर जाएंगी। जैसे भाई इन्वेजिव स्पीशी में आपका प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा हो गया, सेना स्पेक्टेबलिस हो गया, ये वो एलियन स्पीशीज है जिनको नाइट्रोजन मिलता रहे तो फैलती रहेंगी, ग्रो करती रहेंगी, ग्रो करती रहेंगी। तो ये भी तो एक रीज़न है ना। और आज देश में हमारे यहाँ पर फर्टिलाइजर के नाम पर यूरिया ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब जैसे यहाँ पर स्पेशली प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा का केस देखोगे तो इंडिया में इंट्रोड्यूस की जाती है 1877 में। ये बहुत तेजी से यहाँ पर फैलती है, मतलब पिछले कुछ समय पर बहुत तेजी से यहाँ पर ये जो प्लांट की ग्रोथ है वो देखने को मिली है। जगह जगह पर इसको रिमूव करने की बात हुई है। ये इकोसिस्टम को डैमेज कर रहा है, बट जितना हमने अपने एनवायरनमेंट को डैमेज किया है उससे कहीं गुना कम हमने ही यहाँ पर इनको जगह दी है वो पनपने की, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। अब क्वेश्चन आता है, इससे रिस्टोर कैसे करें, अपने आप को कैसे बचाएं? क्या इसको रिमूव करना, अकेले पूरी इन्वेजिव स्पीशी को खत्म कर देना, जड़ से उखाड़ देना, ये सफिशिएंट होगा? आंसर है नहीं। भाई इसे आप रिमूव करके करोगे क्या? आप पहले अपना अप्रोच तो मेंटेन करो। आपको अपने जमीन की हिस्ट्री को समझना होगा। आपके देश में सॉइल रिस्टोरेशन की जरूरत है। आप जिस तरीके से फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, कल दूसरी नई इन्वेजिव स्पीशी आ जाएगी, वो ग्रो करना शुरू कर जाएगी। पहले अपनी टेक्निक्स को हमें सुधारना होगा। वाटर मैनेजमेंट सही तरीके से करना होगा। नेटिव स्पीशीज को वापस रीजनरेट करना होगा। जो अपने देश की प्रजातियां हैं हम उसको ग्रो नहीं कर पा रहे, तभी तो बाहर वाली प्रजातियां तेजी से ग्रो कर रही हैं। तो ये इस अप्रोच की आवश्यकता है आज हम लोगों को। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली। तो रिस्टोरेशन करना जरूरी है, पहले एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन करना जरूरी है, फिर धीरे धीरे करके इन्वेजिव एलियन स्पीशीज को रिमूव कर दिया जाएगा जो आज हमारे लिए प्रॉब्लम बन रही हैं। ऐसा मत सोचो कि इन्वेजिव एलियन स्पीशी को उखाड़ के फेंक दोगे तो खत्म हो जाएगी प्रॉब्लम। नहीं, आप जिस तरीके से अप्रोच लेकर चल रहे हैं अपने एनवायरमेंट के प्रति, कल दूसरी नई इन्वेजिव एलियन स्पीशी इनकी जगह ले लेगी जिनको आप हटाओगे। क्लैरिटी मिल गई? तो ये रहा पूरा का पूरा आर्टिकल। इसको आप रिवाइज कर सकते हैं कभी भी थ्रू दीज रिविजन पॉइंटर्स। ये देखो छोटे छोटे रिविजन पॉइंटर बना कर दिए हैं। इसमें 3 एग्जाम्पल दिए गए इन्वेजिव स्पीशी के। एंड इकोसिस्टम को क्या इन्वेजिव स्पीशी डैमेज कर रही है? आंसर इज नो, अकेले डैमेज नहीं कर रही है, इसकी पहले बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, आप लोगों से पूछा जा सकता है क्या केवल जो एलियन इन्वेजिव स्पीशीज होती हैं ये केवल और केवल किसी भी एरिया के लिए नुकसानदायक ही होती हैं, इनके डिसएडवांटेजेस होते हैं, या कुछ इकोलॉजिकल फंक्शन वगैरह भी होता है? देखो, थोड़ा बहुत इसका एनवायरमेंटल फंक्शन भी है, टेम्पररी इकोलॉजिकल फंक्शन आप जिसको बोल सकते हैं। जैसे सॉइल को स्टेबलाइज करना, कई बार कार्बन को ये कैप्चर कर लेते हैं, शेड प्रोवाइड करवाते हैं, एक हैबिटेट कवर प्रोवाइड करवाते हैं। तो कुछ टेम्पररी फंक्शंस भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए, अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट में मिल जाए कि इसका कोई भी फंक्शन ही नहीं है बेसिक तौर पे, तो ऐसा नहीं है। टेम्पररी फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं इस इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के। ठीक, चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल बेहद शानदार, बेहद इंपॉर्टेंट, एनसीआरबी की रिपोर्ट। अब ये आर्टिकल हमारे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से तो कम इंपॉर्टेंट है। इसमें बस खाली एक बॉडी आएगी रेलिवेंट, एनसीआरबी वो क्या है, कैसे काम करती है, मैं आपको समझाऊंगा बहुत विस्तार से, फैक्ट्स क्लियर करेंगे। लेकिन इसमें देश की स्थिति बताई गई है, ठीक है, कि जो डेली वेज अर्नर्स हैं, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी पे कितना बर्डन है, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितने एक्सीडेंट्स की वजह से मर रहे हैं, कितना क्राइम रेट बढ़ रहा है भारत में, साइबर क्राइम कितना बढ़ रहा है, नॉर्मल क्राइम्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, वो पूरी रिपोर्ट आ चुकी है एनसीआरबी की। तो हम इसको समझेंगे विस्तार से, तो बहुत अच्छे से सुनिएगा। लेकिन इस आर्टिकल को फर्दर डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इन्हीं पीडीएफ्स की बात कर रहा हूँ जो आप अपने सामने एग्जैक्टली देख पा रहे होंगे। ये सारे के सारे पीडीएफ दोस्तों एक स्ट्रक्चर वे में मिलते हैं, जहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। हर एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल, उसके अलावा छोटे छोटे नोट्स, जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो कंटेंट, ये सब कुछ दोस्तों आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके दिया जाता है। एंड हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट पीडीएफ होता है। ये सारे पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेंगे? केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में, और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट भी सबसे मिनिमम है दोस्तों इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर में, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है? व्हाट्सएप पर जाना है, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368।
इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे आते हैं। उसके बाद में हम लोग अपने डिस्कशन पर वापस से, तो हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग एनसीआरबी। एनसीआरबी है क्या? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। एक ऐसी बॉडी है जिसको आप सेंट्रल एजेंसी कहते हैं, और ये सेंट्रल एजेंसी क्या करती है? भारत में पूरे साल का डेटा इकट्ठा करती है। डेटा अबाउट व्हाट? क्राइम डेटा, एक्सीडेंटल डेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे एनसीआरबी की बात कर ही रहे हैं तो आइए फटाफट यही बात कर लेते हैं। 1986 में इस बॉडी को एस्टेब्लिश करा गया था, क्योंकि देश के अंदर में क्राइम्स वगैरह की बात हो रही है और जितने भी यहाँ पर ये क्राइम्स या इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है वो सब हमारा गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। तो ऐसा थोड़ा सा लिंक करके याद रखिएगा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। फिर क्वेश्चन आता है अबाउट द मेजर पब्लिकेशंस। देखो ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न यूपीएससी के पीवाईक्यूज आपको देखने को मिलेंगे जहां पे पूछा जाता है कि बताओ इस रिपोर्ट को कौन सी बॉडी पब्लिश करती है। तो इसमें एनसीआरबी की जब बात आएगी तो एनसीआरबी के अंदर दो मेजर रिपोर्ट्स आते हैं। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट आपसे क्या पूछेगा कि बताओ क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, या पूछ लेगा एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है। दोनों ही रिपोर्ट्स को हमारा एनसीआरबी पब्लिश करता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये थोड़ा सा यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया फैक्चुअल डेटा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। अब इस न्यूज़ के अंदर में तोड़ तोड़ कर हर एक सेक्शन को समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर किस किस लेवल का क्राइम एग्जैक्टली देखने को मिलता है। ठीक है, तो एनसीआरबी के बारे में तो डिटेल्स क्लियर हो गई ना कि व्हाट एग्जैक्टली इज एनसीआरबी, क्लियर हो गया। अब ओवरऑल क्राइम सिचुएशन समझते हैं। अब दोस्तों ये जो डेटा है ये एक साल पहले का है, दैट मीन्स 2024 के फैक्टर्स को ये कवर करता है, और 2024 से पहले 2023 के डेटा को भी कंपेयर किया गया है। तो 2023 में देश के अंदर में कितना अपराध था, किस किस लेवल का, एंड 2024 में ये देश में कहाँ कहाँ पर कितना कितना अपराध है वो इस आर्टिकल में एक्सप्लेन करा गया है। समझाता हूँ एक एक करके। पहली चीज आती है दोस्तों डिक्लाइन इन टोटल क्राइम, यानी 2023 के कंपैरिजन में 6% से गिरावट आई है क्राइम्स में। एनसीआरबी ने 2024 के अंदर में 58.86 लाख कॉग्निजेबल क्राइम्स को रिकॉर्ड किया, यानी अकेले 2024 में 58 लाख से ज्यादा कॉग्निजेबल क्राइम्स यानी बड़े अपराध, मर्डर, रेप, थेफ्ट, इन सब के यहाँ पर ये जो केसेस हैं वो आए हैं। जबकि 2023 में ये केसेस और ज़्यादा हुआ करते थे, तो 2023 के कंपैरिजन में 6% की गिरावट आई है 2024 में। अब क्राइम केसेस को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि क्राइम में किस किस लेवल के कौन कौन से क्राइम है। अब जैसे यहाँ पर आपने देखा कि 59 लाख केसेस कॉग्निजेबल क्राइम है, इसमें से 35.44 लाख केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे जो आईपीसी के अंडर में रजिस्टर करे गए और भारतीय न्याय संहिता के रजिस्टर अंडर में रजिस्टर किए गए, क्योंकि आईपीसी को ही चेंज कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता में बदल दिया गया है। फिर उसके बाद में लगभग 23 लाख से ज़्यादा जो केसेस हैं वो भारत के स्पेशल और लोकल लॉज के अंदर में रजिस्टर करे गए। तो ये ब्रेक डाउन किया गया है। अब आती है बात साइबर क्राइम के केसेस की। ऊपर जो हमने क्राइम डिस्कस किया था वो बहुत सीरियस क्राइम थे, कॉग्निजेबल क्राइम्स, मर्डर, रेप जैसे क्राइम। अब यहाँ पर साइबर क्राइम की बात आ रही है, जो ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं, एक्सटॉर्शन के केसेस आते हैं, पैसा हटा जाता है लोगों से। तो 17% इंक्रीज हुआ है साइबर क्राइम। ध्यान रखिएगा, सीरियस क्राइम, कॉग्निजेबल क्राइम देश में 2023 के कंपैरिजन में 6% से कम हुए हैं, बट साइबर क्राइम क्योंकि डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है तो ऑनलाइन फ्रॉड ज़्यादा हो रहे हैं, साइबर क्राइम से इंक्रीज हो रहे हैं। तो साइबर क्राइम के केसेस 2023 में लगभग 86,420 थे। 2024 में ये केसेस बढ़कर 1,01,928 के आसपास चले गए। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द साइबर क्राइम। साइबर क्राइम केसेस के पीछे का मेन कारण आपको क्या देखने को मिलेगा? 72.6% साइबर क्राइम जो केसेस हैं दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो फ्रॉड वाले हैं, जहाँ पे फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ में। फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या एक्सटॉर्शन, मनी को ऐंठना, इस प्रकार के भी ढेर सारे केसेस हैं। फिर आप देखोगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी बहुत सारे केसेस हैं। फॉर एग्जांपल इस प्रकार से जो केसेस है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रजिस्टर करे गए ये भी बढ़ चुके हैं। 2023 के कंपैरिजन में 6.6% से ये केसेस बढ़ते हुए नजर आए। इसमें जो मेन लॉज इन्वॉल्व हुए हैं, यानी जिन जिन लॉज के माध्यम से लोगों को डील किया गया है, इसमें पहला लॉ है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। जो भी व्यक्ति सरकारी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा होता है या डैमेज करता है उसके खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है उसको अरेस्ट करने के लिए। प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट याद रखिएगा। 84.6% केसेस आज इसके अंडर में रजिस्टर करे गए हैं अकॉर्डिंग टू दिस एनसीआरबी रिपोर्ट। फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए जिसको हम बोलते हैं कि भाई किसी के ऊपर में शक है, ये देश के अंदर में खतरा पैदा कर सकता है, तो उसको यहाँ पर पहले ही कस्टडी में ले लिया जाता है। तो ऐसे भी 12.5% केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे जो यूएपीए में रजिस्टर करे गए इन 2024।
फिर ये तो हो गए दोस्तों, हमने क्राइम्स को पढ़ा, साइबर क्राइम का केस पढ़ा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कैसे क्राइम्स हुए, और उसके बाद में ऊपर हमने कॉग्निजेबल क्राइम को डिस्कस किया। अब बात आती है स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट में जो क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा है, ये बढ़ा है या घटा है। तो ये 2023 के कंपैरिजन में कम हुआ है। 2023 के कंपैरिजन में 0.36% केसेस लोअर आए। और क्राइम्स अगेंस्ट स्केड्यूल ट्राइब्स, ये भी दोस्तों अगर आप देखोगे 2023 के कंपैरिजन में 2024 में कम रजिस्टर हुए हैं। इसमें भी 23% का एक डिक्लाइन देखने को मिल जाएगा। फिर आता है सुसाइडल रेट। अब ये वर्ड मैं बार बार यूज़ नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे टोटल केसेस ये वाले जो देखने को मिल रहे हैं, वो लगभग 2024 में 1,70,746 केसेस आपको नजर आएंगे। ठीक है, फिर आगे ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये पढ़ लेना भाई, बोलूंगा बार बार तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वीडियो पे रिस्ट्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे डेली वेज अर्नर, ठीक है, जिसमें से 31% यहाँ पर डेली वेज अर्नर के केसेस हैं। फिर दूसरे कैटेगरीज में आप देख पाओगे जो आत्महत्या के केसेस हो रहे हैं, उसमें हाउस वाइफ्स 13%, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल, सैलरीड, अनएम्प्लॉयड, स्टूडेंट, फार्मिंग सेक्टर, सभी जगह से इस प्रकार के केसेस आ रहे हैं। ठीक है, फार्मर के केसेस में जब हम बात करेंगे तो फार्मर के केसेस बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे इन पर्सपेक्टिव रेट के अंदर में। फिर बात आती है ड्रग ओवरडोज डेथ। ड्रग का जो ड्रग्स लिए जा रहे हैं, लीगल इलिसिट ड्रग्स लिए जा रहे हैं, उनके ओवरडोज होने की वजह से भी लोगों की डेथ हो रही है। ठीक है, जो ड्रग्स का नशा कर रहे हैं, ज़्यादा लेने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे भी केसेस रजिस्टर करे गए हैं। हालांकि 2024 में ये केसेस बढ़ते नजर आए 2023 के कंपैरिजन में। और सबसे ज़्यादा ड्रग ओवरडोज की वजह से जो डेथ हुई है हमारे देश में, वो तमिलनाडु में हुई है, 313 डेथ। ठीक है, कच्ची शराब वगैरह भी यहाँ पर जो होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कई बार, उन सब, वो भी एक मेन कारण बन जाता है। फिर आपका पंजाब हो गया, पंजाब में 106 केसेस रजिस्टर करे गए डेथ के। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, ये 5 स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से टॉप 2 याद रखना है, तमिलनाडु एंड पंजाब। ये वो स्टेट्स हैं जहां पर हाईएस्ट ड्रग ओवरडोज के केसेस रजिस्टर करे जा रहे हैं। तो ये पूरा रिपोर्ट हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है तोड़ तोड़ कर कि कौन से सेक्टर में किस प्रकार के क्राइम स्टैंड होते हुए नजर आए हैं, 2023 का क्या कंपैरिजन सिनारियो है। क्वेश्चन है की कंसर्न्स हाईलाइटेड बाय द रिपोर्ट। कौन कौन सी चिंताएं हैं जो रिपोर्ट हाईलाइट करती है। चिंता नंबर 1, ठीक है, चिंता नंबर 1 क्या है, वो है राइजिंग साइबर क्राइम। भाई डिजिटल फ्रॉड और ऑनलाइन एक्सप्लॉइटेशन बढ़ रहा है, तो पहली चिंता तो भाई ये है, फ्रॉड्स इंक्रीज हो रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आपने सतर्क रहना होगा। ओटीपी वगैरह मत शेयर करा करो किसी के साथ में, ठीक है। हाँ, जब कुछ ऑर्डर करो ऑनलाइन तब तो ओटीपी शेयर करना पड़ेगा ना, तब नहीं देगा वो सामान। तो मतलब इस तरीके से कि कोई कॉल कर रहा है कि भाई आपका आधार कार्ड अपडेट करना है, ये करना है, वो करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहिए। अपने पेरेंट्स को भी इस चीज़ के बारे में बताइए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है ना। तो उनके बारे में उनको भी पता होना ज़रूरी है कि किस तरीके से डिजिटल फ्रॉड हो रहा है। एक बार कुछ ऐसा आए तो आप लोगों से थोड़ा सा वो कंफर्म कर लें। फिर मेंटल हेल्थ क्राइसिस। देखो, मेंटल हेल्थ क्राइसिस देश में बढ़ता हुआ नजर आया है। डेली वेज अर्नर्स में, फार्मर्स में, स्टूडेंट में, हाउसवाइफ में, ये भी एक प्रॉब्लम है। ड्रग अब्यूज प्रॉब्लम इंक्रीज हुई है। ओवरडोज की वजह से डेथ हो जाना, भाई ये शर्मनाक चीज़ है कि ड्रग ओवरडोज की वजह से देश के अंदर में डेथ हो रही है। अवेयरनेस की कमी है, ठीक है। अभी यहाँ पर रिहैबिलिटेशन सिस्टम पे काम करना होगा। फिर बात आती है इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यहाँ पर बहुत सारे अपराध होना, पब्लिक डिसऑर्डर, पब्लिक में यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, है ना। देश के अंदर में एक कह सकते हैं कि वायलेंस फैलाने की कोशिश करना, तो ये केसेस भी लगातार इंक्रीज होते नजर आए। तो ये 4 मेजर कंसर्न्स शो होते हैं हमारे इस पर्टिकुलर एनसीआरबी रिपोर्ट में। पता है, ये 2 एनसीआरबी रिपोर्ट आज हमने डिस्कस की है, कल आपको ये मिलने वाली है एडिटोरियल पेज पर। ध्यान से सुन लेना इस बात को। कल द हिंदू में एडिटोरियल पेज में जो साइड में एडिटोरियल छपते हैं ना, छोटे छोटे 2 ऊपर नीचे, तो वहां पर ये पक्का 100% डिस्कस किया जाएगा इसके बारे में। तो याद रखिएगा, मैंने वैसे आपको बता दिया है, मेंस के लिए डेटा अलग कर दिया है, प्रीलिम्स के लिए एनसीआरबी के बारे में आपको अलग से डेटा समझा दिया है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, बाकी इसकी पावर्स वगैरह सब कुछ हम लोगों ने कवर किया। नाउ हमारे पास है दोस्तों एक अगला आर्टिकल, एंड दिस आर्टिकल इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी एंड जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम का कुछ मिसयूज भी दिखाया गया है, गवर्नमेंट स्कीम में कुछ बेनिफिट्स भी बताए गए हैं, बट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटी इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। और ये बहुत ही काम का है। बेसिक तौर पे आर्टिकल नहीं, आज का एडिटोरियल है। ये दोनों राइटर साहब बात करते हैं देश के अंदर, भारत में आज असमानताएं बहुत ज़्यादा है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। अमीर बहुत ही अमीर हैं कुछ भाई, गरीब बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। ये प्रॉब्लम है देश के अंदर में। और कुछ सेक्शन में ऐसे हैं कि भाई जो अमीर लोग हैं ना, वो भी बेनिफिट्स ले रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के, जो बेनिफिट्स उनको नहीं मिलने चाहिए था।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, राशन लिया जा रहा है कुछ ऐसे लोगों के थ्रू जिनकी स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है। लेकिन 10% लोग ऐसे हैं दोस्तों देश के अंदर में जिनका बहुत रिचेस्ट सेक्शन में आते हैं, अमीर हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से अन्न ले रहे हैं, फ्री राशन ले रहे हैं। 13% यहां पर इनमें से वो हैं दोस्तों जिनके पास में बिलो पॉवर्टी लाइन राशन कार्ड्स हैं। कहने का मतलब यह है कि 10% रिचेस्ट पीपल, 10% ऐसे अमीर लोग देश के अंदर में जिनके पास में बिलो पॉवर्टी लाइन राशन कार्ड बनवा रखा है। ये सब फैसिलिटीज, गवर्नमेंट फैसिलिटीज यहां पर उनको मिल पा रही हैं। तो बेसिक तौर पे इसको हमें वापस से रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, इस इनइक्वालिटी को दूर करने की ज़रूरत है, जिसको जब हम बोलते हैं इनइक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन तभी हो सकेगा कि भाई जिसके पास में अधिक है या अभी भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उन बेनिफिट्स को वहां से कट करके जिसको वाकई में रियलिटी में ज़रूरत है उसको वो बेनिफिट्स दिए जा सकें। यही होता है यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, लेकिन वो आज नहीं हो पा रहा है। दैट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। और दोस्तों जब इनइक्वालिटी, असमानता की बात आती है ना, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है इंडिया में दुनिया भर के कंपैरिजन अगर आप कर लो, दुनिया भर में अगर आप एवरेज डेटा भी निकालोगे तो सबसे ज़्यादा असमानताएं भारत में है। इंडिया में स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी का बहुत ज़्यादा खराब है। अब ये आर्टिकल क्या डिस्कस करता है, उसी चीज़ के बारे में बताता है कि भाई हाल ही में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की कोशिश की गई, लेबर और वेलफेयर पॉलिसीज, नए लेबर कोड्स वगैरह अनाउंस करे हैं जहाँ पर लेबर को सही वेजेस देना, ये सब चीज़ें यहाँ पर डिसाइड की गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज शहर और गांव में बहुत फ़र्क है रिगार्डिंग कंजम्पशन पैटर्न्स। शहर एरियाज में आप देख पाओगे लोग ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चा करते हैं। देखो खाने पीने पे बराबर खर्चा हो रहा है, जितना गाँव में हो रहा है उतना शहर में हो रहा है, सिमिलर है। लेकिन लग्जरी आइटम्स के ऊपर में, एजुकेशन के ऊपर में, वहाँ पर शहरों में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं। अब दोस्तों ये सारा का सारा डेटा आर्टिकल में राइटर साहब ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सोर्स क्या यूज़ किया है इन्होंने, सोर्स है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24। तो इस HCES के मामले से हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे फैक्चुअल डेटा इसके अंदर में मेंशन करा गया है जो अगेन प्रीलिम्स के लिए कम इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी काम में आएगा। छोटे छोटे इंडेक्स चर्चाओं में भाई, NSSO सर्वे क्या है, गिनी इंडेक्स क्या है, आगे मैं आपको बताता चलूंगा। तो बैकग्राउंड क्या है दोस्तों, आर्टिकल ये हाईलाइट करता है अभी हाल ही में देश के अंदर में नए लेबर कोड्स अनाउंस करें, 4 लेबर कोड्स अनाउंस करें। पता है कि यहाँ लेबर सेक्टर को वापस से सही तरीके से रीएस्टेब्लिश किया जा सके। फिर जो हमारे अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए मनरेगा स्कीम था, MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब MG नरेगा का नाम चेंज कर दिया गया है, VBG रामजी कर दिया गया है। MG नरेगा में 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा था सालाना, अब BBG रामजी में 125 दिन का रोजगार दिया जा रहा है ना। तो ये कुछ चेंजेस करे गए हैं। अब क्वेश्चन यह है कि जितने भी बदलाव हुए हैं, ये बदलाव बहुत सारी चिंताओं को उठाते हैं कि भाई इनफॉर्मल वर्कर्स का वेलफेयर, उनका कल्याण किस प्रकार से हो। शहरों के अंदर में फिर भी अपॉर्चुनिटीज़ है, बट गांव में जो रूरल एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी है वो लोगों के पास में नहीं है। इंडिया में बहुत सारी असमानताएं इंक्रीज हो रही हैं, कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही हैं। ये शुरू की ही प्रॉब्लम है, नई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले हमें समझना होगा ये इनइक्वालिटी है क्या। इनइक्वालिटी मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। किसी के पास में इनकम बहुत ही ज़्यादा है देश में, किसी के पास में इनकम जीरो है। किसी के पास में संपत्तियां बहुत ज़्यादा है, किसी के पास में बिल्कुल नहीं है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कोई बहुत ज़्यादा कर रहा है, कोई नहीं कर पा रहा, कमाएगा नहीं तो कहाँ से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। किसी के पास में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किसी के पास में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। यह है दोस्तों अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम, वेल्थ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है देश में, वो ऊपर नीचे वाला केस है। किसी के पास में सब कुछ है, किसी के पास में कुछ नहीं है, ऐसा आप समझिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वाइल मेजरिंग इनइक्वालिटी, कि भाई ये जब इसको मापा गया, भांपा गया, देखा गया कि भाई ये जो असमानताएं हैं इन 4 सेक्शंस में, तो इसमें मतलब ये इनइक्वालिटी किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इसको भी तो देखना होगा। तो पहली चीज़ दोस्तों यहाँ पर जब इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो इनकम, वेल्थ, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, ये 3 मेन चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर में डिपेंड करता है। ठीक है, याद रखिएगा। इनकम इनइक्वालिटी देश में बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया अमीर बहुत ही ज़्यादा मतलब अमीर हैं, जो टॉप क्लास, टॉप 1% है, उनके पास में देश की बहुत सारी कह सकते हैं वेल्थ है, वो होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर इसको मेजर कैसे किया गया है इस रिपोर्ट में, तो गिनी इंडेक्स और सर्वेस का यूज़ किया गया है। कौन कौन से ग्रुप में, कास्ट के आधार पे, क्लास के आधार पे, जेंडर, रिलीजन, रूरल वर्सेस अर्बन के आधार पे यहाँ पर ये सब कुछ को मेंटेन करा गया है।
अब क्वेश्चन ये है विच डेटा सोर्सेज यूज, कौन सा डेटा यूज किया गया है दोस्तों, तो यहाँ पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का डेटा यूज करा गया है, वर्ल्ड बैंक का डेटा यूज किया गया, जिसके बाद ये इनइक्वालिटी को दिखाया गया कि इंडिया में इनइक्वालिटी किस पर्सपेक्टिव से हमको नजर आती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पर HCS 2023 एंड 2024 की फाइंडिंग्स, वही यहाँ पर हम लोग हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंजम्पशन इनइक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भारत में जो कंजम्पशन है, अगर आप गिनी इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखोगे, गिनी इंडेक्स याद रखिएगा, अभी समझाऊंगा क्या होता है। गिनी इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया में कंजम्पशन 0.29 के स्कोर पे आता है, जबकि दुनिया में आप देखोगे तो ये गिनी इंडेक्स का जो स्कोर है वो 0.25 का है। तो एवरेज नंबर से ये ज़्यादा है। गिनी इंडेक्स में नंबर जितना ज़्यादा होगा उतनी असमानताएं, जितना कम होगा उतनी इक्वालिटी ज़्यादा है, लोगों में समानताएं ज़्यादा है। तो एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिम्स के लिए याद रखेगा, पूछा जा सकता है कि बताओ आ हायर गिनी वैल्यू मीन्स, अगर गिनी वैल्यू में जो इसकी गिनी वैल्यू है वो अगर इंक्रीज होगी तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है ग्रेटर इनइक्वालिटी, उतनी ही ज़्यादा असमानताएं जितना नंबर बड़ा होगा ये गिनी नंबर। और इसमें दो रेंजेस होती हैं, एक होती है 0 और एक होती है 1। 0 कम नंबर है भाई, तो 0 मतलब परफेक्ट इक्वालिटी, देश में समानता ही है, सब कोई बराबर है, किसी के पास में कोई ज़्यादा किसी के पास में कुछ कम नहीं है। और 1 जो होता है ये परफेक्ट इनइक्वालिटी है, ये बड़ा नंबर है। तो मैंने बताया ना, जितना ज़्यादा बड़ा नंबर उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे अगर आप दुनिया का एस्टिमेट देखोगे तो 0.25 है, भारत का एस्टिमेट देखोगे तो 0.29, ये और भी ज़्यादा। तो इंडिया के अंदर में आप देखोगे ज़्यादा इनइक्वालिटी है अकॉर्डिंग टू दिस गिनी इंडेक्स। फिर क्वेश्चन आता है अर्बन वर्सेस रूरल इनइक्वालिटी। अर्बन इंडिया यानी कि शहर की जब हम लोग बात करते हैं तो इन दोनों के बीच का कंपैरिजन करोगे तो इनइक्वालिटी और बढ़ जाती है कि भाई शहर के अंदर में आप देखोगे कंजम्पशन ज़्यादा है, और कंजम्पशन फूड के बेसिस पर नहीं है, खाने पीने की चीज़ें सिमिलर हैं, जो शहर में खा रहे हैं गांव में भी खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर दूसरे आइटम्स की बात करते हैं, दूसरे आइटम की जब बात होती है तो एग्जैक्टली कौन से आइटम दोस्तों, जो नॉन फूड स्पेंडिंग आइटम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, लग्जरी गुड्स हो गया, हाउसिंग हो गया। तो इन मामले में शहरों के अंदर में कंजम्पशन ज़्यादा है, शहर में ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है, और गांव के अंदर में बहुत ही ज़्यादा कम खर्च किया जाता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ये बात किसने बताई है, नेशनल सैंपल सर्वे के माध्यम से बहुत सारा डिटेल हमको पता चलता है। अब नेशनल सैंपल सर्वे की जब डिटेल्स इकट्ठी की भी तो इसमें एक लिमिटेशन भी पाया गया कि इसमें भाई रिच वर्सेस पुअर पकड़ लिया, अर्बन वर्सेस रूरल पकड़ लिया, लेकिन इसमें देश के अंदर में कुछ ऐसे सोसाइटी हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो सुपर रिच हैं, वो रिच से भी ऊपर है, लेकिन उन सुपर रिच वाली पॉपुलेशन को इसमें काउंट ही नहीं किया गया है। अगर NSS का सर्वे, ये नेशनल सैंपल सर्वे, अगर ये सुपर रिच पॉपुलेशन को भी इसमें काउंट कर लेता तो ये डिफरेंस या ये जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, मे भी बहुत ही ज़्यादा होती, जितनी रिपोर्ट करी गई है उससे ज़्यादा ही गुना ज़्यादा होती। बाकी मैंने आपको बताया दूसरा लिमिटेशन आज देश में क्या है, वेलफेयर स्कीम्स के फ़ायदे लेना, स्पेशली उन लोगों के माध्यम से जो फ़ायदे ले रहे हैं जिनका ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल 10% रिचेस्ट, देश के 10% अमीर लोग, 10% देश की आबादी है 140 करोड़ से ऊपर, तो 10% हो गया बहुत बड़ा नंबर। तो 25% लोग यहाँ पर आप देख पाओगे जिनको बेनिफिट मिल रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में, एंड 13% ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन राशन कार्ड्स यहाँ पर बनवा कर बैठे हैं। प्रॉब्लम क्या है, वेलफेयर टारगेटिंग में, कि गवर्नमेंट चलो एक अच्छी अप्रोच से वेलफेयर स्कीम लेकर भी आई है, लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत है वेलफेयर की उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज, स्कीम में हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं कि भाई किसको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, किसको बेनिफिट नहीं मिलने चाहिए, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है कि भाई जिसके पास में हर एक चीज़ है वो भी यहाँ पर इस तरीके के बेनिफिट्स ले रहा है। फिर प्रश्न आता है दोस्तों क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी। अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुए हैं, 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ है, LPG पॉलिसी को लेकर आया गया, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए, जो शहर के अंदर में ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इनके पास में ज़्यादा वेल्थ गेन हुई है पहले के कंपैरिजन में। कौन पीछे रह गया है, जितने भी इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, रूरल स्मॉल फार्मर्स हैं, गांव में छोटे छोटे किसान हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, स्पेशली ये थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो मेजर प्रॉब्लम्स इस रिपोर्ट के अंदर में जो हाईलाइट की गई हैं अकॉर्डिंग टू द ऑथर, वो क्या है कि अर्बन इनइक्वालिटी बढ़ रही है भाई, सिटीज़ जो हैं, शहर ज़्यादा रिचर हैं एज कम्पेयर टू आर रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो चुका है, मतलब ज़्यादा डिपेंडेंट है पूरा रूरल एरियाज़। डेट लेड कंजम्पशन, बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं चाहे वो शहर में भी क्यों ना हो, वो बोरोइंग के ऊपर में डिपेंडेंट है, अपना कंजम्पशन मेंटेन करने के लिए उधार लेकर काम चला रहे हैं।
जितनी भी पॉलिसीज़ हैं दोस्तों, ये अंडर एस्टिमेटेड इनइक्वालिटी के आधार पे बनी हुई हैं। ठीक है, जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही है, गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम चला रही है, उसमें प्रायोरिटी नहीं दे पा रही कि भाई इसको प्रायोरिटी पे रखना है, इसको पहले बेनिफिट मिलने चाहिए, इसको बाद में मिलने चाहिए। तो टारगेट आइडेंटिफिकेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, ये भी एक चैलेंज है। जिन चैलेंजेस पे हमें काम करना होगा अगर इन वेलफेयर स्कीम्स के फ़ायदे सही जगह पर सही तरीके से पहुंचाने हैं तो भाई ये भी आर्टिकल क्लियर हो गया। चलिए, छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर दिए गए हैं, कभी भी कहीं पर भी बहुत ईजिली आप इसको रिवाइज कर सकते हैं पूरे के पूरे आर्टिकल को। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है अबाउट वन स्पीशी विच इज़ अ बोंगो एंटीलोप। ये लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंटीलोप है, अफ्रीका का बहुत ही रेयरेस्ट एंटीलोप। एंटीलोप क्या होता है? हिरण की वो स्पीशीज़ होती हैं। ये जो है ये बोंगो अफ्रीका में ही पाया जाता है, सेंट्रल अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका में। अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन यह है कि हम बात क्यों कर रहे हैं इसको लेकर। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें बोला गया है कि 4 माउंटेन बोंगोज हाल ही में कीनिया लेकर आए गए हैं फ्रॉम अ जू इन चेक रिपब्लिक। भाई चेक रिपब्लिक से कीनिया माउंटेन बोंगोज को पहुंचाया गया है। माउंटेन बोंगोज का घर है कीनिया, नेचुरल घर है। ये माउंटेन बोंगोज कीनिया में ही पाए जाते हैं। ये अफ्रीका का रेयर और एंडेंजर्ड फॉरेस्ट एनिमल है, याद रखिएगा। अब जब हिरण की स्पीशीज की बात करते हैं ना, तो हिरण में जो सबसे बड़े साइज की जो प्रजाति होती है वो यही बोंगोज होते हैं। इनका साइंटिफिक नेम है ट्रैगेलेपिस यूरेसियस। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद रखना एंटीलोप में पूछ सकता है कि बताओ हिरण में आप बहुत सारे पढ़ते हैं, डियर की स्पीशीज पढ़ते हैं, ब्लैक बक के बारे में पढ़ते हैं, बोंगो के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंटीलोप पूछ सकता है कि बताओ दुनिया का सबसे बड़े साइज का फॉरेस्ट एंटीलोप कौन सा है, तो वो है बोंगो, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंटीलोप इन द वर्ल्ड। ठीक है, और दूसरे सभी एंटीलोप की स्पीशीज जितनी पाई जाती है उनके कंपैरिजन में साइज इसका ज़्यादा बड़ा होता है। रेडिश ब्राउन कलर की बॉडी होती है और वाइट कलर की वर्टिकल स्ट्रिप्स होती हैं, जो हमने फोटो में देखा। ये देखोगे बॉडी स्ट्रक्चर इसका रेडिश ब्राउन कलर का है और वाइट कलर की बॉडी के ऊपर में ये स्ट्रिप्स बनी हुई होती हैं। इसके जो हॉर्न होते हैं घूमे हुए हॉर्न होते हैं, और मेल और फीमेल दोनों के पास में एक स्पाइरल शेप्ड हॉर्न्स देखने को मिलते हैं, दोनों के पास में सींग होते हैं। अच्छा मुझे बताओ, क्या ब्लैक बक में, जो ब्लैक बक होता है काला हिरण, उसमें भी मेल और फीमेल दोनों के पास में स्पाइरल हॉर्न्स होते हैं या नहीं होते? या किसके पास हॉर्न्स होते हैं किसके पास हॉर्न्स नहीं होते, जरा बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, मैंने आपको पढ़ाया कुछ दिनों पहले। तो फिलहाल बोंगो की बात करेंगे तो दोनों मेल और फीमेल की स्पीशीज में ये स्पाइरल हॉर्न्स हमको देखने को मिल जाते हैं। अब बोंगो के 2 टाइप्स होते हैं, याद रखिएगा। अफ्रीका में, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 2 प्रकार के बोंगो पाए जाते हैं। एक माउंटेन बोंगो जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, जो एग्जैक्टली कीनिया में मिलता है, और इसका आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड कैटेगरी की। भाई ये प्रजाति काफ़ी ज़्यादा खतरे में, इसका 300 किलोग्राम तक वजन हो सकता है, 3 कुंटल का वजन। फिर होता है एक लोलैंड बोंगो, ये मिलता है दोस्तों यहाँ पर वेस्टर्न साइड में या सेंट्रल अफ्रीका वाली साइड में। इसका साइज और बड़ा होता है, 400 किलोग्राम तक चले जा सकता है, लेकिन आज इसका स्टेटस नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में, खतरे के पास में। ठीक है, आईयूसीएन के अंदर में। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। वेस्टर्न बोंगो की बात आएगी तो वेस्टर्न बोंगो मेनली सेंट्रल अफ्रीका में मिलता है, ठीक है, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, और ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है। ईस्टर्न बोंगो को माउंटेन बोंगो बोलते हैं, जो कीनिया के अंदर में पाया जाता है, मेनली कीनिया के अंदर में, और आईयूसीएन स्टेटस इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अच्छा, यहाँ पर एंडेंजर्ड लिखा हुआ है, बट एंडेंजर्ड भी नहीं, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि भाई ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, प्रजाति बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, इसको अल्टीमेट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब इसका हैबिटेशन देखोगे तो मेनली याद रखिएगा, मेनली अफ्रीका में मिलता है। कहीं कह दे कि बताओ अमेरिका में मिलता है, नहीं, अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, कीनिया और कोंगो बेसिन से ये काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड है। नॉक्टर्नल स्पीशी है, रात में एक्टिव रहती है, रात में जागती है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे प्रोग्राम अफ्रीका वालों ने चलाए हैं, वो प्रोग्राम्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने बस खाली जो कंपैरिजन के पर्सपेक्टिव से याद रखना है, वो 2 स्पीशीज़ याद रखनी है, वेस्टर्न बोंगो, ईस्टर्न बोंगो। ईस्टर्न बोंगो इज ऑल्सो नोन एज माउंटेन बोंगो, जो आईयूसीएन में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। वेस्टर्न बोंगो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में। मिलते कहाँ पर हैं? कीनिया में। तो भाई कीनिया की भी फटाफट लोकेशन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीनिया अफ्रीका में इधर देखने को मिल जाएगा आपको ईस्टर्न साइड में। ठीक है, ईस्टर्न बोंगो। कीनिया की कैपिटल है नायरोबी। कीनिया के पास में आप देख पाओगे सोमालिया है, एरिट्रिया है, युगांडा है, रवांडा है, बुरुंडी है, इधर यहाँ पर तांजानिया। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो कीनिया से बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। अब आसपास देखोगे तो कीनिया के एक पास में है लेक विक्टोरिया। यूपीएससी ने लेक विक्टोरिया को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया है। लेक तुर्काना भी कीनिया में है। लेक तुर्काना को लेकर क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। लेक तुर्काना या लेक रुडोल्फ पता होना चाहिए प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रही हमारे बेसिक फैक्ट्स, कवर हो गए। चलिए, कभी भी रिवाइज करना हो बोंगोज के बारे में तो आप इन रिविजन पॉइंटर के जरिए रिवाइज भी कर सकते हैं। अब आते हैं छोटे छोटे प्रैक्टिस क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। फटाफट इनको अटेम्प्ट करो अपना, और स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, पता चलेगा कि भाई किन किन लोगों ने
पार्टिसिपेट किया है? तो फटाफट भाई जो हमारा कमेंट वाला बॉक्स है ओपन कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 डालो, क्वेश्चन नंबर 2 डालो और आंसर लिखना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज इन इंडिया? इन चारों में से इन्वेजिव एलियन स्पीशी क्या है? नीलगिरी ताहर, लायन टेल्ड मकाऊ, लेंटेना कैमरा या इंडियन गौर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? एनसीआरबी जो है ये कौन से मंत्रालय के अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? अगला क्वेश्चन है गिनी इंडेक्स के बारे में। गिनी इंडेक्स यूज किया जाता है टू मेजर व्हाट? किस चीज को मेजर करने के लिए हम गिनी इंडेक्स का यूज करते हैं? क्या महंगाई को मेजर करने के लिए, पॉवर्टी लाइन को, इनकम कंजम्पशन इनइक्वालिटी को, या फिजिकल डेफिसिट को मेजर करने के लिए? बताएं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बोंगो एंटेलोप। बोंगो एंटेलोप को लेकर ये दो नहीं 3 स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा सही है। पहला, क्या बोंगो एंटेलोप दुनिया की लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंटेलोप है? दूसरा, जो ईस्टर्न बोंगो है इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है बाय द आईयूसीएन स्टेटस। थर्ड स्टेटमेंट कहता है जो बोंगोज हैं नेचुरली साउथ अमेरिकन रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो बताएं दोस्तों तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जल्दी जल्दी लिख दो यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में। आज का डिस्कशन यहीं पर होता है समाप्त। बाकी मैंने आपको बताया ये स्ट्रक्चर्ड बिल्कुल पीडीएफ्स वगैरह सब मिल जाते हैं हमारे पेड ग्रुप के अंदर में। ज्वाइन करने का फी पेमेंट जस्ट $499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। चलिए मिलते हैं कल आपसे वापस। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।